नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ताप को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम ऊष्मा हीट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं ऊष्मा से। देखिए, ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो गर्मी या ठंडक का आभास कराती है। साथ ही ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो पदार्थ में उसके अणुओं या परमाणुओं के गति के कारण, साथ ही पदार्थ के तापमान के कारण उसमें निहित होती है। तो यदि ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाता है कि ऊष्मा क्या है, राइट, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऊष्मा, राइट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं की गति के कारण, साथ ही पदार्थ के तापमान के कारण उसमें निहित होती है या उस पदार्थ में पाई जाती है। और ऊष्मा ऊर्जा में विभिन्न कार्यों को संपादित करने की क्षमता भी होती है। तो ये हुआ ऊष्मा का परिचय। अब चूंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हमें पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यदि ऊष्मा एक ऊर्जा है, यही वजह से ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में तथा अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को ऊष्मा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास में 2 युक्तियां हैं। एक हो जाएगी विद्युत हीटर। अब विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऊष्मा ऊर्जा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। अर्थात विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। साथ ही भाप इंजन, अब भाप इंजन में अगर आपने देखा होगा तो भाप इंजन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो भाप इंजन होता है वो उसी ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। राइट, अब हम यहाँ पर समझते हैं ऊष्मा के मात्रक। देखिए, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और एसआई पद्धति में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सब का मात्रक क्या है, जूल ही है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल ही है। साथ ही साथ यदि ऊष्मा के सीजीएस मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और व्यवहार में ऊष्मा के लिए अन्य जो मात्रक हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्यवहार में ऊष्मा के मापन के लिए कैलोरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर किलो कैलोरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक, ब्रिटिश थर्मल यूनिट आदि का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक कैसी राशि है, तो ऊष्मा एक क्या हो जाएगी, यहाँ पर अदिश राशि होती है। राइट, तो ऊष्मा यहाँ पर अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक है जूल है और सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा। साथ ही ऊष्मा के अन्य व्यवहारिक मात्रक में किलो कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं ऊष्मा रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। देखिए, अगर 2 पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर ये एक क्या हो जाएगा, ये एक लोहे की चादर हो जाएगी, राइट, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, बाह्य वातावरण हो जाएगा। तो जब कभी भी 2 पदार्थों में, राइट, या जैसे हमने कहा कि ये एक क्या हो जाएगी, लोहे की छड़ हो जाएगी। अब अगर 2 वस्तुएं हैं, 2 पदार्थ हैं, या पदार्थ और क्या हो जाएगा, आसपास का वातावरण, तो जब कभी भी 2 वस्तुओं का तापमान अलग अलग होता है, साथ ही साथ यदि किसी वस्तु का तापमान और वातावरण का तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है, तो तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है, संचरित होने लगती है। राइट, ध्यान रखिए, तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर हम बात करते हैं एक वस्तु की, तो किसी एक वस्तु में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट, या फिर
किसी एक वस्तु से, जैसे यहाँ पर ये एक वस्तु हो जाएगी और ये दूसरी वस्तु हो जाएगी। अब अगर मैंने कहा कि ये वस्तु एक हो जाएगी और ये वस्तु क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। मान लीजिए कि ये क्या है, ज़्यादा, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, राइट, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इस स्थिति में जो अधिक तापमान वाली वस्तु है उससे होकर इस तरीके से यहाँ पर जो है ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होने लगता है। या फिर हो सकता है कि अगर कोई भी एक ही वस्तु है और इसके इस भाग का जो है टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और इस भाग का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो फिर ऊष्मा का जो है संचरण इस जगह से क्या होगा, इस जगह की ओर होने लगेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऊष्मा का रूपांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण, राइट। तो ताप में अंतर के कारण जो मुख्य चीज है वो ये है। तो दो वस्तुओं के ताप में अंतर के कारण या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों में ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा, अगर दो वस्तुओं में तापमान अंतर है तो अधिक तापमान वाली से कम तापमान वाली वस्तु की ओर, तथा अगर एक वस्तु में तापमान का अंतर है तो अधिक तापमान वाली जो भाग है वहां से निम्न तापमान की ओर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं या रूपांतरण कहते हैं। अब ऊष्मा के रूपांतरण की तीन विधियां हैं। एक हो जाएगी चालन विधि, दूसरी हो जाएगी संवहन विधि, और तीसरी यहाँ पर हो जाएगी कौन सी, विकिरण विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है ये तीनों विधियों से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि ऊष्मा क्या होती है, राइट, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा स्थानांतरण की या रूपांतरण की विधियों को उदाहरण सहित लिखिए। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चालन विधि से किस प्रकार ऊष्मा संचरित होती है, इसके व्यवहारिक जीवन के अनुप्रयोगों को लिखिए। या फिर पूछा जा सकता है कि विकिरण क्या होता है, राइट, या फिर जो है ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि क्या है, इसके दैनिक जीवन के प्रेक्षणों को लिखिए। या फिर संवहन क्या है, राइट, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो ऊष्मा संचरण की जो तीनों विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, इन तीनों विधियों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर इनसे 5 नंबर का प्रश्न आ जाए तो वो भी आप मुख्य परीक्षा में बहुत ही अच्छे से लिख पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चालन की। तो देखिए चालन विधि क्या होती है। देखिए ऊष्मा संचरण की या ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण जिनका तापमान अधिक होता है वो अपनी ऊष्मा ऊर्जा को अपने निकटतम अणुओं को दे देते हैं, और इस तरीके से जो ऊष्मा संचरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। अर्थात जो उच्च ताप वाले कण हैं, ये उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे निम्न कण वाले तापों को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब उच्च ताप वाले कण निम्न ताप वाले कणों को ऊर्जा दे देते हैं तो इससे ऊर्जा का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। अर्थात वस्तु का वह भाग जो क्या है, अधिक गर्म होता है या जिसका तापमान अधिक होता है, वहां से ऊर्जा जिस भाग का तापमान क्या होता है, निम्न होता है, उसकी ओर गति करने लगती है। तो ये हमको यहाँ पर जो है लिख देना है। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी पदार्थ के अणु जिनका ताप अधिक होता है वे अपनी ऊष्मा ऊर्जा को अपने निकटतम अणुओं को दे देते हैं, और इस तरीके से जो संचरण होता है उसे ही क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। और चालन विधि में वस्तु के जिस भाग का ताप अधिक होता है वहां से लेकर जिस भाग का निम्न ताप होता है उस ओर ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं और अपने निकटतम अणुओं को या निकटतम कणों को ही ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, उस विधि को ही क्या कहा जाता है,
चालन विधि कहा जाता है। जो ऊष्मा संचरण की चालन विधि है यह मुख्य रूप से ठोसों में ऊष्मा के संचरण के लिए क्या होती है, ठोसों में ऊष्मा संचरण के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणु स्थिर होते हैं और वो गतिमान नहीं होते हैं। इस वजह से ठोसों के जो कण हैं वो अपने निकटतम कण को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं और इस तरीके से जो ठोस हैं उनमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस माध्यम से होता है, चालन विधि से होता है। तो चूंकि ठोसों में जो कण हैं वो गति नहीं करते हैं या फिर उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, इस वजह से वो अपने निकटतम कणों को ही क्या करते हैं, ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। यही कारण है कि ठोस में जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो किस विधि से होता है, चालन विधि से ही होता है। राइट। उदाहरण के लिए हो जाएगा कि यदि हम किसी भी धातु की छड़ लेते हैं, यदि हमने धातु की छड़ को एक तरफ क्या कर लिया, हाथ से पकड़ लिया और दूसरी तरफ हम उसको क्या करते हैं, आग में गर्म करते हैं, जैसे ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, आग हो जाएगी। राइट। और अगर आप यहाँ पर अगर धातु की एक छड़ को इस तरीके से आग में गर्म करेंगे तो धातु की छड़ का जो टेम्परेचर है या धातु की छड़ का जो ताप है वो पहले कम होता है। जैसे ही हम इसको आग में गर्म करेंगे तो धातु की छड़ का ये जो सिरा है यहां से क्या होगा, गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा कि कुछ समय पश्चात जब ये जो अग्र सिरा है ये गर्म हो जाएगा और यहाँ का जो सिरा है ये कैसा है, ठंडा है। तो जो सिरा आपने हाथ में पकड़ा है वो ठंडा है और ये सिरा क्या है, गर्म है। तो जैसे ही इसका तापमान अधिक होगा और यहाँ का तापमान क्या होगा, निम्न होगा, तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इस तरीके से यहाँ पे जो छड़ है इसके कण क्या होंगे, अपने निकटतम कणुओं को ऊर्जा स्थानांतरित करते चले जाएंगे। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छड़ का तापमान अधिक होगा और यहाँ से धीरे धीरे ये गर्म होना क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि पूरी की पूरी जो छड़ है वो गर्म नहीं हो जाती है। राइट। तो इस तरीके से जो धातुएं होती हैं, राइट, तो धातुओं की जो छड़ होती है, राइट, धातुओं की छड़ है, धातुओं की चादर है या फिर जो जितने भी धातुओं के उपकरण हैं वो सभी चालन की विधि से ही क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर उदाहरण। अब अगर हम यहाँ पर समझें कि जो धातुओं में चालन होता है, राइट, ये धातुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है उसके लिए हम यहाँ पर ऊष्मीय चालकता को भी समझते हैं। ये भी हो सकता है 3 नंबर में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊष्मा चालकता क्या होता है या थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, या ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय चालक पदार्थ कौन से होते हैं और ऊष्मीय कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊष्मा चालकता को समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ठोसों की, तो किसी भी पदार्थ में या मुख्य रूप से ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से ही होता है। राइट। और ठोसों में ऊष्मा संचरण की जो दर होती है, ठोसों में ऊष्मा संचरण की दर h उस पदार्थ के, राइट, उस पदार्थ तथा या तो कोई दूसरी वस्तु हो जाएगी या ऊष्मा जहां से जो है या फिर कोई अन्य पदार्थ या अन्य स्रोत हो जाएगा, तो ऊष्मा संचरण की दर जो है तापांतर डेल्टी, राइट, उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। परंतु यदि पदार्थ की लंबाई है तो लंबाई की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो किसी भी ठोस में ऊष्मा संचरण की दर तापांतर डेल्टी तथा उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो छड़ है तो छड़ या उस पदार्थ की लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट। अर्थात अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ऊष्मा संचरण की जो दर है वो तापमान में अंतर के पर क्या होती है, निर्भर करती है। कुल मिलाकर जैसे आप ये समझिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, राइट,
और दूसरी चीज यहां पर क्या हो जाएगी, कोई एक अन्य वस्तु हो जाएगी। अब जैसे ही हम इनको संपर्क में रखते हैं, अगर इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर बहुत क्या है, कम है, तो कुल मिलाकर जितना तापमान में अंतर होगा उतनी ही तेजी से क्या होगी, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या ऊष्मा का संचरण होगा, क्योंकि ये जो तापमान में अंतर की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर जैसे हमने कहा कि अगर दो वस्तुएं हैं और उनके तापमान में थोड़ा सा ही क्या है, अंतर है, तो जब तापमान में थोड़ा सा ही अंतर होगा तो ऊष्मा का संचरण भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। परंतु यदि तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है तो ऊष्मा का संचरण भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरी चीज, ऊष्मा जो संचरण की दर है वो किसी भी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगर आप यहां से, जैसे यहां से हमने ये मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, स्टोव हो जाएगा, ये कुछ भी गर्म वस्तु है, आपने ये छड़ जो है इसको यहां पर रखा, तो यहां से जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या होगा, एक साथ गर्म होगा। अर्थात जितना भी जो, अगर जैसे हमने कहा कि ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी, राइट। और जैसे हमने मान लिया कि ये ओवन हो जाएगा, या फिर हमने मान लिया ये क्या है, यहाँ पर भट्टी है, तो भट्टी में जैसे ही हम छड़ का सिरा डालेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना होगा वो उतना पूरा का पूरा क्या होगा, उसमें ऊष्मा का संचरण होगा। परंतु तार की या किसी भी छड़ की या पदार्थ की जितनी भी लंबाई होती है उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर ठोसों में जो संचरण है वो, उसमें जो कण होते हैं वो अपने निकटतम अणु को ही ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इसीलिए सबसे पहला ये वाला भाग जो है गर्म होगा, फिर ये, 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 इस तरीके से। तो जो भी छड़, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक भट्टी है, उस भट्टी में अगर आप एक बड़ी छड़ और एक छोटी सी छड़ को डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आप मुझे बताइए कि कौन सी छड़ पहले गर्म होगी। जो छोटी छड़ है, राइट, उसकी लंबाई कम है, इसलिए इसमें ऊष्मा का संचरण ज़्यादा होगा, फलस्वरूप ये जल्दी गर्म हो जाएगी। और इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ये, इसमें ऊष्मा का संचरण, लंबाई जितनी ज़्यादा है तो ऊष्मा का संचरण उतना ही कम होगा और ये काफ़ी देर में क्या होगी, गर्म होगी, राइट। तो सीधी सी बात है, जो ऊष्मा संचरण की दर है वो तापमान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, पदार्थ की लंबाई की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि हम इन तीनों को इकट्ठा लिख दें तो H अनुक्रमानुपाती क्या होता है का, तापमान में अंतर इंटू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, L। और जैसे ही जो ऊष्मा संचरण की दर है यहाँ से कॉन्स्टेंट हटता है तो यहाँ पर एक वैल्यू आती है K, डेल टी यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा A, तो डेल टी इंटू A अपॉन क्या हो जाएगा L। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसे ही क्या कहा जाता है, पदार्थ की ऊष्मा चालकता नियतांक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में, अर्थात H बराबर क्या होता है, K इंटू डेल टी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पदार्थ का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा L। तो जो K है ये एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है या स्थिरांक कहते हैं, और यही पदार्थ की ऊष्मा चालकता कहलाती है। अब यदि हम इसमें जो तापमान में परिवर्तन है उसको 1 केल्विन मान लें, राइट, क्षेत्रफल को भी हम क्या मान लें, 1 वर्ग मीटर मान लें, लंबाई को क्या मान लें, 1 मीटर मान लें, तो H बराबर कितना हो जाएगा, K। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे हो सकता है 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि पदार्थ की ऊष्मा चालकता, पदार्थ की ऊष्मा चालकता क्या है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यदि एकांक लंबाई का क्या हो, क्षेत्रफल, राइट, यदि एकांक लंबाई का कोई चालक जिसका एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, यदि इसका जो ताप में परिवर्तन एकांक हो तो जो ऊष्मा संचरण की दर है वही पदार्थ की ऊष्मा चालकता के बराबर होगी। तो सीधी सी बात है, यदि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाली धातु की छड़ के दोनों सिरों पर एकांक तापांतर हो तो ऊष्मा संचरण की जो दर H है वही ऊष्मा चालकता K के बराबर
होगी। और सीधी सी बात है, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता जितनी ज़्यादा होगी उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। अब जो ऊष्मा चालकता है उसके आधार पर जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएंगे, ऊष्मीय सुचालक, और दूसरे हो जाएंगे ऊष्मीय कुचालक। तो ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऊष्मीय सुचालक तत्व क्या है या ऊष्मीय कुचालक पदार्थ क्या है। तो सुचालक का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे पदार्थ या तत्व जो ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर लेते हैं, उन पदार्थों या उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है, ऊष्मीय सुचालक कहा जाता है, या कंडक्टर ऑफ क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। तो ऐसे तत्व या पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें ही ऊष्मीय चालक कहते हैं, या उन्हें ही ऊष्मा के सुचालक कहा जाता है। जैसे जो सभी धातुएं हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। साथ ही जो अशुद्ध जल है वो भी ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अब बात करते हैं ऊष्मीय कुचालक पदार्थ या कुचालक या इंसुलेटर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, हीट। तो देखिए ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है या होता ही नहीं है, उन पदार्थों को या तत्वों को क्या कहा जाता है, ऊष्मीय कुचालक, या फिर क्या कहा जाएगा, कुचालक कहा जाएगा, ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, ऊन। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। फिर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कांच हो जाएगा और रबर। ये सभी क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। राइट। तो हमने यहाँ पर पदार्थ की ऊष्मा चालकता को भी देख लिया है, सुचालक कुचालक भी पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो चालन के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, राइट, जो चालन विधि है ऊष्मा प्रवाह की जो चालन विधि है उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग देखते हैं। तो चालन विधि क्या होती है, चालन विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि होती है जिसमें कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, बल्कि कण अपनी ऊर्जा को अपने निकटतम कणों को स्थानांतरित कर देते हैं, और इस तरीके से जो चालन होता है उसे ही ऊष्मा संचरण की चालन विधि कहते हैं। और अब हम समझते हैं कि ऊष्मा के जो संचरण है उसकी चालन विधि के कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग। राइट। अब इन अनुप्रयोगों से भी हो सकता है कई बार आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए या 5 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि धातु के कप में चाय पीने पर होंठ क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो वो समझते हैं हम। देखिए पहला उदाहरण यही हो जाएगा कि धातु से बने कप, राइट, धातु से बने कप, राइट, धातु से बने कप से जो है चाय पीने पर होंठ जल जाते हैं। या फिर धातु से बने पात्र में अगर हम पानी गर्म करते हैं और बगैर अगर कपड़े के हम उस पात्र को उठाते तो हमारे हाथ भी क्या होते हैं, जल जाते हैं। उसका कारण क्या समझिए कि ऐसे कप जो कि किससे बने होते हैं, धातु से बने होते हैं, और हमें पता है कि धातु जो है वो ऊष्मीय क्या होती है, चालक होती है, अर्थात धातुओं में से होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है। इसीलिए जैसे ही धातु के कप में हम क्या भरते हैं, चाय भरते हैं जो कि गर्म होती है, तो जो गर्म पदार्थ होता है वो चाय हो या फिर और कोई अन्य पेय पदार्थ हो सकता है। तो चाय या अन्य पेय पदार्थ जैसे ही हम कप में भरते हैं तो वातावरण में ताप के अंतर के कारण एवं जो चाय या अन्य पेय पदार्थ के ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का संचरण होने लगता है, और इस वजह से जो चाय का कप है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, उससे चाय पीते हैं तो पूरा का पूरा कप जो है चालन विधि के कारण गर्म हो जाता है, और जब हम चाय पीते हैं तो हमको कैसा लगता है, गर्म लगता है। राइट। तो चूंकि धातु के जो कप हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसीलिए जल्दी क्या होते हैं, ऊष्मा का संचरण हो जाता है और वो गर्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो होंठ हैं वो धातुओं से चाय पीने पर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। यही कारण है कि धातुओं के अलावा जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, राइट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चीनी मिट्टी है
या कुल्हड़ जिसको हम बोलते हैं, जो मिट्टी का बना होता है, ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनमें जैसे ही हम किसी भी पेय पदार्थ को भरते हैं तो ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ये पूरा का पूरा जो पात्र है ये गर्म नहीं होता है और हम चाय को आसानी से पी लेते हैं। तो ये पहला क्या हो जाएगा, चालन का पहला व्यवहारिक अनुप्रयोग। दूसरा हो जाएगा कि यदि ठंड के दिनों में लोहे की कुर्सी एवं लकड़ी की कुर्सी को छुआ जाता है तो सीधी सी बात है, जो लोहे की कुर्सी है वो ठंडी प्रतीत होती है और जो लकड़ी की कुर्सी है वो हमको कम ठंडी प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है कि वातावरण के तापमान, राइट, वातावरण के तापमान के कारण ही ऊष्मा का संचरण होता है, जिसकी वजह से जो लोहे की जो कुर्सी है और जो लकड़ी की कुर्सी है, जैसे ही हम लोहे की कुर्सी को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो लोहा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इस वजह से जो लोहे की कुर्सी की ठंडक है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही हम लोहे की कुर्सी को स्पर्श करते हैं तो ये हमें ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है। और जब हम लकड़ी की कुर्सी को छूते हैं तो ये ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इस वजह से इससे होकर जो ठंडक है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है और ये हमको ठंडी प्रतीत नहीं होती है। तो ठंड के दिनों में लोहे की कुर्सी हो या लोहे का कोई भी उपकरण हो वो हमें ठंडा प्रतीत होगा और लोहे की जो जितने भी और इसके अलावा जो ऊष्मा के कुचालक जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमको कम ठंडे प्रतीत होंगे। फिर तीसरा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए कि क्या कारण है कि एक रजाई की तुलना में या एक मोटे कंबल की तुलना में 3 से 4 पतले कंबल जो हैं वो ठंड से बचने के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। कारण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम जो है बहुत अच्छे से उसका उत्तर लिख सकते हैं कि देखिए शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए कंबल का इस्तेमाल किया जाता है और यदि कंबल मोटा है तो नो डाउट उससे हम सर्दियों से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि जो कंबल होता है, राइट, कंबल ऊन का बना होता है या कपड़े का बना होता है और कपड़ा या ऊन जो है वो क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इसीलिए वातावरण की जो ठंडक है उसका संचरण कंबल से या कंबल से होकर हम तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की कि एक कंबल की तुलना में 3 या 4 कंबल ओढ़ने में ज्यादा सहूलियत होती है। उसका कारण क्या है कि एक तो जो कंबल है वो ऊष्मा का कुचालक है, साथ ही वायु भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो जब हम एक के ऊपर एक अगर 2 या 3 कंबलों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इन कंबलों के बीच में क्या होगी, वायु भरी होगी और ये वायु भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इस वजह से एक तो कंबल पहले से ही कुचालक है और वायु भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इस वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊष्मा का संचरण बिल्कुल ना के बराबर होता है। यही कारण है कि ठंड में अगर एक मोटे कंबल की जगह पर 2-3 पतली परतों वाले कंबलों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच में वायु आ जाने के कारण ये एक मोटे कंबल की तुलना में 2 या 3 कंबलों की जो परतें हैं वो ठंड से बचने में अधिक क्या होंगी, सहूलियत प्रदान करेंगी। अगला हो जाएगा कि जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में कैसे सुरक्षित रखते हैं। ये भी चालन का ही सिद्धांत है या इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। चूंकि जो ऊन है या कपड़े हैं ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके बारीक जो रेशे होते हैं उनमें वायु क्या होती है, भरी हुई होती है और वायु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, राइट। तो इस वजह से जो ऊनी वस्त्र होते हैं, राइट, ऊनी वस्त्रों में रेशों के बीच में हवा रहती है और ये हवा ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इस वजह से वातावरण की जो भी ठंडक है वो हमारे शरीर तक प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारा शरीर जो है वो ठंड से क्या होता है, बच जाता है। साथ ही
अब अगर हम देखें तो जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनकी पेंदी पर हम तांबी की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब हमें पता है कि तांबा है, चांदी है, सोना है या लोहा है, ये सभी ऊष्मा की अच्छी सुचालक मानी जाती हैं। इसीलिए अगर हम किसी भी बर्तन के नीचे जो है तांबे की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो चूंकि तांबा क्या होता है, जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, इस वजह से उस पूरे के पूरे बर्तन में, राइट, पूरे के पूरे बर्तन में ऊष्मा का संचरण क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और ऊष्मा का संचरण आसानी से होने के कारण जो भी पदार्थ है वो पूरी तरीके से हमारे जो भी ऊष्मा वो पूरे के पूरे पदार्थ में क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी और खाना क्या हो जाएगा, आसानी से पक जाएगा। अगला हो जाएगा कि गर्मियों के दिनों में जिन घरों की छत क्या होती है, कंक्रीट की बनी होती है, राइट, वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो एक तरीके से ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है। इस वजह से क्या होता है, जिन घरों की छत सीमेंटेड होती हैं वो छतें क्या होती हैं, अधिक गर्म हो जाती हैं। और यही कारण है कि वर्तमान समय में एक कंसेप्ट चल रहा है जिसका नाम है हीट डोम। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनमें हीट डोम का क्या होता है, निर्माण होता है। कारण क्या है कि कई बार आपने सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनका तापमान अधिक होता है। कारण क्या है कि शहरों में, राइट, बड़े बड़े नगरों में या बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, एक तो चाहे घर हों, राइट, और या फिर क्या हों, रोड हों। तो बड़े बड़े शहरों में या नगरों में घर एवं रोड कंक्रीट के बने हुए होते हैं जो कि ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और इसकी वजह से पूरे के पूरे सिटी का या नगर का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी क्या होती है, वहाँ पर ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जल होता है जो कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसी वजह से जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें बड़े बड़े जो महानगर हैं वो हीट डोम के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित तो हो जाते हैं, राइट। तो ये सभी जो हैं यहाँ पर ऊष्मा संचरण की चालन विधि के क्या है, अनुप्रयोग हैं या ऊष्मा संचरण की चालन विधि के दैनिक जीवन के क्या है, प्रेक्षण है, राइट। अब हम यहाँ पर जो ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है वो कौन सी हो जाएगी, संवहन विधि हो जाएगी। तो इससे भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवहन विधि क्या है, इसके दैनिक जीवन के प्रेक्षणों को लिखिए। तो हम समझते हैं संवहन विधि क्या होती है। देखिए, संवहन विधि ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं और इसके फलस्वरूप ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे ही ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि कहा जाता है, संवहन विधि कहा जाता है। तो संवहन विधि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उस विधि को ही संवहन विधि कहते हैं, राइट। अब समझिए कि चूंकि ठोसों के जो कण होते हैं वो स्थायी होते हैं, एक जगह से दूसरी ओर गति नहीं करते हैं। यही कारण है कि ठोसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो चालन विधि से होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तरल की, और तरल में भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा द्रव और दूसरा क्या हो जाएगा, गैस। अब हमें पता है कि द्रव एवं गैस के जो कण हैं वो गतिमान होते हैं। यही कारण है कि द्रव एवं गैस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि से होता है। और जिस क्षेत्र का, राइट, या अगर हम बात करते हैं कि द्रव में जहाँ का, यदि जिस क्षेत्र का या जहाँ का तापमान अधिक होता है वहाँ के जो गैस के कण या द्रव के कण हैं वो निम्न स्थान, राइट, या उस स्थान जिसका तापमान क्या है, कम है, उसकी ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब किसी द्रव माध्यम का या गैस माध्यम का पूरा तापमान एक समान ना हो जाए। तो वह स्थान जहां पर तापमान अधिक होता है वहां से गैस या द्रव के जो कण हैं वो उन स्थानों की ओर गति करते हैं जहां पर निम्न क्या होता है, तापमान होता है।
और इस विधि से ही जो द्रव है या गैस है इनमें ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। राइट। अब जो संवहन विधि है या संवहन के दो प्रकार होते हैं, एक क्या हो जाएगा प्राकृतिक संवहन और दूसरा क्या हो जाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन हो जाएगा। प्राकृतिक संवहन का सीधा सा तात्पर्य है कि प्राकृतिक जो संवहन है इसी वजह से जो जल स्रोत है जैसे स्विमिंग पूल हो जाएगा वो क्या होता है गर्म हो जाएगा। स्विमिंग पूल है या तालाब है उसमें जो द्रव का तापमान है वो प्राकृतिक संवहन के कारण ही क्या होता है गर्म होता है। साथ ही जो वायुमंडल की परतों में जो गर्मी होती है या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो प्राकृतिक संवहन के कारण ही होता है। और प्रणोदित संवहन को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टोव पर पानी गर्म करना। राइट। अब यहाँ पर जो संवहन है इसके हम व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझते हैं। राइट। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवहन ऊष्मा संचरण की संवहन विधि के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए या दैनिक जीवन के प्रेक्षण लिखिए। तो संवहन के पहला व्यवहारिक अनुप्रयोग या दैनिक जीवन का संप्रेक्षण है वायु धाराओं एवं समुद्र समीर का उत्पन्न होना। तो संवहन जो प्राकृतिक संवहन है प्राकृतिक संवहन के कारण ही वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं, साथ ही समुद्री समीर क्या होती है उत्पन्न होती है। अब इन दोनों का कारण क्या है समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर समुद्री समीर उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए सीधी सी बात है समुद्र की अपेक्षा जो स्थल खंड है वो अधिक क्या होता है गर्म होता है। तो समुद्र की अपेक्षा जो स्थल भाग है वो अधिक क्या होता है गर्म हो जाता है। इसके भी दो कारण हैं। एक तो क्या है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होती है अधिक होती है। तो चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए जल अधिक ऊष्मा को क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है। साथ ही समुद्र का विशाल आकार होता है जिसकी वजह से भी ऊष्मा क्या होती है वितरित हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो स्थल खंड की, राइट, तो यहां पर जल की विशिष्ट ऊष्मा एवं समुद्र के विशाल आयतन के कारण ही जो है एक तरीके से देखा जाए तो संवहन के कारण जो समुद्र स्तर है या समुद्र जो लेवल है सी लेवल है, राइट, समुद्र स्तर पर जो वायु होती है वो कम गर्म होती है, राइट, या समुद्र स्थल का जो तापमान होता है वो कम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं भूखंड की बात करते हैं तो भूखंड जो है वो संवहन के कारण या भूखंड का जो तापमान है वो क्या होता है अधिक होता है। अब चूंकि अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा समुद्री क्षेत्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्थल खंड हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो स्थल खंड है इसका तापमान जो है कम परिवर्तित होता है और दिन में सूर्य की गर्मी के कारण जो स्थल खंड है ये क्या होता है गर्म हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ का तापमान अधिक है, यहाँ का तापमान क्या है कम है, तो इस वजह से यहाँ का तापमान क्या है अधिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ का तापमान होने की वजह से स्थल भाग का जैसे ही तापमान गर्म होता है तो जो स्थल खंड है, राइट, स्थल खंड से जुड़ी हुई जो वायु की परतें होती हैं वो क्या होती है गर्म होना शुरू हो जाती है। स्थल भाग का टेम्परेचर कम होगा उसकी वजह से जो वायु के कण है वो क्या होंगे गर्म होंगे और गर्म होकर सीधा कहां पर जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो जब स्थल भाग में वायु गर्म होती है तो गर्म होकर फैल जाती है एवं ऊपर की ओर उठने लगती है। तो स्थल भाग के गर्म होने के कारण हवा गर्म होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है और ये जो ऊपर उठती हुई वायु होती है उसको क्या कहते हैं वायु धाराएं कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संवहन के कारण ही स्थल खंड की जो वायु है वो गर्म होती है। स्थल खंड से लगी हुई जो वायु की परतें होती हैं उसमें ऊष्मा का क्या होता है संचरण होता है और जिस वजह से वायु की जो कण है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं और फलस्वरूप वायु धाराएं क्या होती हैं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अब अगर जिस क्षेत्र में या स्थल खंड में वायु धाराएं उत्पन्न होंगी उसमें वायु की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कमी होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा लो प्रेशर बेल्ट बनेगा और अगर हम देखें तो समुद्री जो क्षेत्र होता है इसमें तापमान में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ से पवनें चलेंगी,
भाई हाई प्रेशर वेल, राइट, या हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर क्या चलेंगी, पवनें चलेंगी। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब जो वायु चलेगी तो उसको ही क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है, राइट। और एक तरीके से देखें तो जब अगर हम देखें तो यहाँ पर समुद्र स्तर से जो स्थल की ओर आती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पवन समीर कहते हैं, राइट, या समुद्र समीर कहते हैं। तो यहाँ पर समुद्र समीर का जो उत्पन्न होती है वो भी संवहन धाराओं के कारण ही, संवहन के कारण होती है। तो कुल मिलाकर संवहन के कारण ही वायु की जो परतें हैं वो गर्म होती हैं और उसी की वजह से वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं और उसी की वजह से क्या होती है, यहाँ पर समुद्री जो समीर है वो उत्पन्न होती है। ये संवहन का पहला क्या हो गया, अनुप्रयोग हो गया। दूसरा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में अगर हमेशा देखें तो हमेशा यहाँ पर जो है इसका जो फ्रीज़र है वो कहाँ बनाते हैं, ऊपर की ओर बनाते हैं। और आप देखें तो अगर आपका जो फ्रिज है, फ्रिज में भी यहाँ पर ऊपर की ओर क्या होता है, फ्रीज़र लगा हुआ होता है। तो जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद होता है तो जो गर्म वायु होती है, राइट, यहाँ नीचे का तापमान अधिक होता है तो जो कण है वो निम्न तापमान की ओर क्या होते हैं, चलते हैं। यहाँ की जो वायु है वो फ्रीजर से जाके टकराती है और टकरा के ठंडी होकर क्या होती है, जो फल हैं सब्जियां हैं उस पर क्या होती है, बैठती चली जाती है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो फ्रीजर का तापमान जो है, फ्रीजर में जो फल एवं सब्जियां क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं, राइट। तो फ्रीजर में जो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर लगाते हैं ताकि जहाँ पे निम्न तापमान होता है वहाँ के जो वायु के कण है वो ऊपर की ओर जाते हैं, टकराते हैं, ठंडे होते हैं, राइट। और इस तरीके से फ्रीजर में ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, राइट। फिर जो संवहन है उसी की वजह से वायुमंडल एक तरीके से क्या होता है, गर्म होता है। तो वायुमंडल का गर्म होना या विभिन्न परतों का गर्म होना संवहन के कारण ही होता है, राइट। साथ ही जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब में भी जो है निष्क्रिय गैस भर देते हैं, राइट, ताकि ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो और उसका जो फिलामेंट है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। फिर मोटर कारों में भी जो रेडिएटर होते हैं, राइट, शीतलन यंत्र है, ये भी संवहन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, राइट। और इस वजह से जो मोटर एक तरीके से जो मोटर कार होती हैं वो क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संवहन के व्यवहारिक अनुप्रयोग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगी ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि, जिसे क्या कहा जाता है, रेडिएशन या विकिरण विधि कहा जाता है, राइट। तो हम समझते हैं यहाँ पर विकिरण विधि। देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे ही क्या कहा जाता है, विकिरण विधि कहा जाता है। अगर हम देखें तो चालन जो विधि है, चालन विधि के लिए माध्यम का होना क्या है, अनिवार्य है। और विशेषकर कौन सा, ठोस माध्यम। तो जो चालन विधि है उससे ऊष्मा स्थानांतरित हो सकती है, किसमें, ठोस माध्यम में। अगर हम बात करते हैं संवहन विधि से, तो संवहन विधि से भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किससे, द्रव माध्यम में और गैस माध्यम में। लेकिन जो विकिरण विधि है, विकिरण विधि, देखिए विकिरण विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि होती है जिसमें बगैर किसी माध्यम के या फिर माध्यम की अनुपस्थिति में भी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरी स्थान तक क्या होता है, संचरण होता है। उस विधि को ही क्या कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। और दरअसल क्या होती है कि हमने देखा था कि जब भी कोई वस्तु गर्म होती है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, साथ ही साथ उससे विकिरण भी क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और यदि यह विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है तो इस तरीके से जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी पदार्थ से टकराती है तो यह उसको अपनी जो है ऊर्जा दे देती है। इस विधि को ही क्या कहा जाता है, विकिरण विधि कहा जाता है, राइट। तो विकिरण विधि में किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है ऊर्जा, इसमें जो ऊष्मा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही क्या होती है, गति करती है और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, राइट।
अब हम यहाँ पर जो विकिरण है इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग समझेंगे। सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, हमारा तारा सूर्य है। तो सूर्य से जो प्रकाश है एवं ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। कैसे? विकिरण के माध्यम से ही। तो सूर्य से विकिरण निकलता है और उसी विकिरण से सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक क्या होती है, पहुंच जाती है। राइट। फिर विकिरण की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के विकिरण के कारण ही, या विकिरण के कारण ही जो सूर्य की ऊष्मा है वो हमारे स्थल मंडल तक पहुंचती है, और इसी वजह से जो रेगिस्तान है वो अधिक गर्म हो जाते हैं और रात में क्या होते हैं, अधिक ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि जो रेत होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, अच्छी चालक होती है। इसी वजह से दिन में जो रेगिस्तान है वो बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। और जैसे ही रात होती है तो ये अपनी सारी की सारी जो ऊष्मा है उसको क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। इसलिए रात में ये क्या हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं ये उतने अच्छे ही क्या होते हैं, उत्सर्जक भी होते हैं। राइट। इसका मैं आपको एक और प्रयोग बताना चाहूंगा कि जैसे ये क्या हो जाएगा, सूर्य। अब सूर्य से ये क्या है, विकिरण, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर भाई सूर्य से क्या निकल रही है, अवरक्त प्रकाश से निकल रही है। राइट। सूर्य से अवरक्त किरणें भी निकलती हैं। अब जैसे सूर्य की ये जो किरणें हैं ये यहां पर एक कार से टकराएं, राइट, और यहीं पर ये एक क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। राइट। या एक तरीके से हमने मान लिया कि ये हो जाएगा स्विमिंग पूल। अब देखिए यहां पर एक कार हो जाएगा, या फिर हो जाएगा यहां पर एक ये लोहे की चादर है। तो क्या है, अगर हम देखें तो जो ऊष्मा का स्रोत है, सूर्य ऊष्मा का क्या होता है, स्रोत होता है। और सूर्य से ऊष्मा बगैर किसी माध्यम के जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कहां पर पहुंचती है, धरातल पर पहुंचती है। और जब ये विकिरण किस पर पड़ता है, धात्विक उपकरणों पर पड़ता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, या ये लोहे की क्या हो जाएगी, चादर हो जाएगी। तो जैसे ही ये विकिरण किस पर पड़ेगा, कार पर पड़ेगा। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो विकिरण विधि से किस पे पहुंच जाएगी, कार पे पहुंच जाएगी। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक टीन सेट लगा हुआ है, ये इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि कार का अगर आधा हिस्सा क्या है, अंदर की ओर है, और आधा हिस्सा क्या है, बाहर की ओर है। लेकिन अगर दिन में है और कार का अगर आधा हिस्सा बाहर की ओर है तो क्या होगा, यहां पर सूर्य का विकिरण पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आगे वाला भाग है ये गर्म हो जाएगा। और चूंकि ये गर्म होगा और ये ठंडा होगा तो कार में चालन विधि से पूरी की पूरी जो कार की बॉडी है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसी वजह से गर्मियों के दिनों में जो वाहन होते हैं हम उनको पार्किंग एरिया में पार्क करते हैं, क्योंकि बाहर रखेंगे तो पूरा का पूरा व्हीकल, चाहे वो उसकी छत हो या फिर पूरा का पूरा जो वाहन है या सीट है, वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। राइट। और जैसे अगर आप उसको टच भी करेंगे तो आपको हाथ में ऊष्मा का क्या होगा, एहसास होगा। वैसे ही क्या हो जाएंगी, चादर हो जाएंगी। राइट। ये भी दिन में विकिरण के कारण क्या होती है, इनमें भी ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा का स्थानांतरण चादर में होता है। और चूंकि चादर है या कार की छत है ये सुचालक होते, इसीलिए इनमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि नंगे पैर आप जो तपी हुई जो चादर है उस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो सूर्य से ऊष्मा से ऊष्मीय जो विकिरण है, राइट, या सूर्य की जो ऊष्मा है वो विकिरण विधि से कार, या जो एक तरीके से अगर हम देखें तो चादर तक पहुंची, जिससे ठोस वस्तुएं गर्म हुई। साथ ही ये विकिरण जैसे ही स्विमिंग पूल में पड़ेगा तो स्विमिंग पूल में भी धीरे धीरे स्विमिंग पूल का जो जल है वो भी कितना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
राइट। अगर ये बहता हुआ जल है या बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर किसी छोटे पात्र में है, जैसे किसी बकेट में रखा हुआ है, स्विमिंग पूल में है, तो ये जो स्विमिंग पूल है ये किस वजह से गर्म हो जाएगा? संवहन विधि से गर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जो विकिरण विधि है उससे बगैर किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और यही कारण है कि सूर्य की ऊष्मा क्या होती है? पृथ्वी तक पहुंच जाती है। दूसरा, अब हम यहाँ पर देखें तो जो थर्मस है, राइट, थर्मस को एक तरीके से थर्मस की आंतरिक सतह और वह सतह क्या की जाती है? थर्मस की आंतरिक सतह और वह सतह पर कलई की जाती है या पॉलिश की जाती है। इसका कारण भी क्या है समझिए। देखिए, थर्मस में दरअसल या तो हम किसी वस्तु को गर्म रखना चाहते हैं या किसी वस्तु को ठंडा। गर्मियों के दिनों में हम उसमें ठंडा जल रखते हैं और ठंड के दिनों में उसमें गर्म चाय रखते हैं। तो चूंकि थर्मस को ऊष्मारोधी बनाने के लिए, राइट, ऊष्मारोधी बनाने के लिए उसकी बाहरी तरफ और अंदरी तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ हम धात्विक क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, राइट। इसकी वजह से जो संपूर्ण प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, और प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो जो विकिरण ऊष्मा है उसकी वजह से थर्मस गर्म नहीं होगा, और थर्मस अगर गर्म नहीं होगा तो फलस्वरूप उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसके तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। तो चूंकि थर्मस पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर दे, इस वजह से थर्मस को ऊष्मारोधी बनाने के लिए उसकी सतह पर चमकदार जो है पॉलिश कर देते हैं, राइट। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो गर्मियों के दिनों में ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में जो चमकदार या पॉलिश किए हुए जूते हैं वो कम गर्म होते हैं और जो बगैर पॉलिश के जूते होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि जिन जूतों पर पॉलिश होता है उनसे होकर प्रकाश जो है क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। तो जैसे ही प्रकाश किरण क्या होगी? परावर्तित होगी, तो उससे विकिरण के कारण वो जो जूता है या वो जो सतह है, राइट, वो गर्म नहीं हो पाएगा। परंतु जो सतह पॉलिश की हुई नहीं है वहां पर पूरा का पूरा जो विकिरण है वो पड़ेगा और विकिरण से वह वस्तु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो जो जूते जिन पर पॉलिश होता है वो आसानी से गर्म नहीं होते हैं या बगैर पॉलिश किए हुए जूतों की तुलना में कम क्या होते हैं? गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विकिरण को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसे ही जो पृथ्वी है, दिन के समय पर हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है, और रात के समय पर हमारी जो है ऊष्मा क्या होती है? पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित होती है, और यही ऊष्मा जो है फिर वो वायुमंडल में क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब घने बादल होते हैं, राइट, आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं, तो बादलों की परत की वजह से पृथ्वी की ऊष्मा वायुमंडल में नहीं जा पाती है। यही कारण है कि जो बिना बादल वाली रातें होती हैं, राइट, या जब बादल छाए हुए रहते हैं उस समय पर या उन रातों को अधिक गर्मी क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये यहाँ पर विकिरण के कुछ हमने व्यवहारिक अनुप्रयोगों को भी समझ लिया है। इसी के साथ ही जो हमारा ऊष्मा का टॉपिक है, राइट, ऊष्मा और ऊष्मा रूपांतरण की संचरण की तीनों विधियां, उनको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है, राइट। साथ ही साथ ये हमारा फिजिक्स का लास्ट टॉपिक था, तो हमारी पेपर 3 की यूनिट पहली भी समाप्त हो गई है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।